दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है शक्तिपुत्र और काली मौत। पिछले भाग में आपने देखा, ब्रह्मांड में एक ग्रह पर तबाही होने के बाद एक अबूझ बालक बचता है। उस बालक को उसके देवतागण शक्ति प्रदान करते हैं और सहायक के रूप में दो सेवक प्रदान करते हैं। एक सेवक का नाम होता है खुर्राट और दूसरे सेवक का नाम होता है काली मौत। उस बालक के सेवक पृथ्वी पर आकर तबाही मचा देते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ तबाही तबाही दिखाई देती है। वह अपने दोनों सेवकों से काफी खुश होता है और इस तबाही को रोकने के लिए कुलकर्णी शक्तिपुत्र को याद करता है। शैतानों द्वारा फैलाई तबाही को महसूस शक्तिपुत्र का मित्र कर लेता है। शक्तिपुत्र का मित्र और शक्ति इस तबाही को रोकने निकल पड़ते हैं। इधर वो शैतान बालक पूरी पृथ्वी पर अपना सम्राट होने की घोषणा कर देता है। अब आगे इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों, इसका पिछला भाग जरूर देखें, जिसका नाम है शक्तिपुत्र और काली मौत भाग 1। सारे संसार के दूरदर्शन, VCR, रेडियो, टेप रिकॉर्डर ठहर गए थे। सिनेमा हॉलों में फिल्में रुक गई थीं। बस हर यंत्र पर मोनार्क का संदेश सचित्र उभर रहा था। मैं अपने ब्रह्मांड के राजवंश से हूँ। शासन मेरा स्वभाव और गुण है। मेरा ब्रह्मांड पर प्रलय हो चुकी है और तो और खुले आकाश में भी मोनार्क ही छाया हुआ था, क्योंकि मोनार्क का संदेश पूरे विश्व के लिए ही नहीं, हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए था। वहाँ का जीवन नष्ट हो चुका है। मुझे जीवित गुलाम चाहिए। इस पूरी सृष्टि में कई ब्रह्मांड हैं जिन पर अनगिनत, अतः हमारे सौरमंडल अंतरिक्ष में ग्रह और असंख्य तारे हैं। मुझे हर ब्रह्मांड को गुलाम बनाना है। मेरी विजय यात्रा में पहला ब्रह्मांड आपका है। अन्य ग्रह व सितारों पर आपके ब्रह्मांड पर प्रलय होने में अभी 40.5 लाख महावर्ष बाकी हैं। केंद्रीय आकाश गंगा में इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे शासन में आपके ब्रह्मांड का चतुर्मुखी विकास होगा और मुझे सम्राट के रूप में अस्वीकार करने पर मैं इस ब्रह्मांड पर विनाश का ऐसा नाश करूंगा कि प्रलय आ जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। तो यह बात है, हमारे सुपर कंप्यूटर के यंत्रों ने सही सूचना दी थी। इस सन की बच्चे का खत्म होना जरूरी है। हर जगह सब उस समय मोनार्क को देख सुन रहे थे। मैं तुम सबको 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन में तुम ना अगर मुझे अपना सम्राट स्वीकार नहीं किया तो मैं समय से पूर्व तुम्हारे ब्रह्मांड पर प्रलय ले आऊंगा। संदेश, सूचना या चेतावनी जो भी यह था, शक्तिपुत्र ने भी सुना। और क्योंकि मैंने अपना कार्यक्षेत्र सर्वप्रथम पृथ्वी को बनाया है, अतः पृथ्वी पर मेरा सेवक खुर्राट उपस्थित रहेगा। जो युद्ध चाहे खुर्राट से मिले, और यदि आप लोग मुझे सम्राट स्वीकार करते हैं तो मेरे सेवक खुर्राट की शरण में आते जाएं। मृत्यु और विनाश से बचने के लिए एक मार्ग आप लोगों के पास है, समझे? पूरे विश्व में भय की लहर दौड़ गई। बाकी ग्रह नक्षत्रों में जो सोच जा रहा था उसका पता नहीं, पर हमारी पृथ्वी के लोगों तो खुद ही बड़ा असमर्थ महसूस कर रहे थे। शक्तिपुत्र परेशान था। दुश्मनों का पता तो लग गया है, पर ये मिलेंगे कहाँ पर? शक्तिपुत्र ने दुश्मनों को ललकारा। मैं भारतवासी शक्तिपुत्र अपने राष्ट्र और समूची पृथ्वी की ओर से तुम्हें सम्राट मानने से इनकार करता हूँ। मोनार्क, तुम्हारे सेवक खुर्राट को युद्ध का आमंत्रण देता हूँ। ललकार मोनार्क और उसके सेवकों ने सुनी। खुर्राट तो सुनते ही ताव खा गया था। मूर्ख आदमी,
तू नहीं जानता खुर्राट को युद्ध के लिए आमंत्रण कर तू सीधा अपनी मौत को दावत दे रहा है। सम्राट की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। हाँ प्रभु, यह वही शक्ति पुत्र है, आधा मानव और आधा यंत्र। डूंगला की बात सुनकर मोनार्क ने दूर ही से शक्ति पुत्र को भली भांति देखकर तौला। फिर खुर्राट से मुखातिब हुआ। आदमी है तो तंदुरुस्त, दुस्साहसी भी है, पर मेरा ख्याल है तुम इसे संभाल लोगे खुर्राट। संभाल लूंगा सम्राट। आप अपने सेवक की योग्यता को बहुत कम आंक रहे हैं और एक प्रकार से मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वरना संभालने की क्या बात है सम्राट, इस मच्छर को तो मैं मसल कर फेंक दूंगा। खुर्राट के आगे कोई नहीं टिक सकता। हमें तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्नता हुई खुर्राट। जाओ और इस बड़े बोले शक्ति पुत्र को हमेशा के लिए खामोश कर दो। परंतु सावधान रहना, तुम्ही ने पता लगाया था कि पृथ्वी के इतिहास में सबसे विकट योद्धा यही शक्ति पुत्र है। तुम चिंता मत करो, वह चाहे कितना भी विकट योद्धा क्यों न हो, खुर्राट का सामना नहीं कर सकता। और शायद खुर्राट ने ठीक ही कहा था। अभी कुलकर्णी शक्तिपुत्र के इस दुस्साहस पर हैरानी जाहिर कर ही रहा था। शक्तिपुत्र, तुमने दुश्मन का खुली चुनौती दे दी है। दुश्मन की अद्भुत शक्तियों का अंदाजा होते हुए भी, और पता नहीं उन लोगों के साथ कितने और हों। जितने भी हों सर, युद्ध तो करना ही होगा, और फिर दुश्मन तक पहुंचने का कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर अचानक विस्मयजनक ढंग से उस इमारत की दीवार टूटी और वहां खुर्राट ने प्रवेश किया। कहाँ है दुस्साहसी और मूर्ख शक्तिपुत्र जिसने अपनी मौत को ललकारा है? खुर्राट, अरे यह तो वही है खुर्राट। खुर्राट प्रलय के बाद अन्य ब्रह्मांड पर बच अंतिम शिशु सम्राट मोनार्क की विजय यात्रा का जाबाज सेनापति, महाबली और तंत्र विद्या के प्रवीण, इच्छा अनुसार आकार बढ़ाने में सामर्थ्य और कुतुब मीनार जैसी विशाल और दृढ़ इमारत को भी उखाड़ लेने में सक्षम खूंखार खुर्राट, दूसरे की अधिकार सीमा में घुसपैठ करने वाले उठाईगिरी पर शक्तिपुत्र से ही बात कर रहा है। और या तुझे तुम्हारी मौत खींच लाई है। हम उठाईगिरी नहीं है, अतिक्रमण हमारी जाति का धर्म है, शासन और युद्ध हमारा स्वभाव है। अगर तू ही शक्तिपुत्र है तो मुझे खुर्राट के रूप में तू अपनी मौत को नहीं पहचान पा रहा है। ऐसे घिनौने और अनुचित स्वभाव वाली जाति नष्ट ही हो जाने योग्य है। तुम्हारे ब्रह्मांड पर प्रलय इसलिए हुई थी, बाकी जो एक सपूला तुम्हारा सम्राट बचा रह गया है, वो जो अब तुम्हारे ब्रह्मांड का भी सम्राट बनने का असंभव स्वप्न देख रहा है, उसे मैं नष्ट कर दूंगा। मगर पहले तुझे मरने का अवसर दे रहा हूं। मैं खुर्राट, ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं आते और तुम तो बहुत ही बकवास करते हो, अतः पहले तुम्हें ही खामोश करूं। कुलकर्णी पत्थर की मूर्ति बना हुआ दोनों की बातें सुन रहा था। ऐसी गर्मा गर्म बातें हो जाएं तो बातें करने की फिर गुंजाइश नहीं होती। वही हुआ। धार, खुर्राट ने शक्तिपुत्र को उठाकर दीवार पर दे मारा और बात करने की गुंजाइश निकलती भी है। ले मर, कुछ होश ठिकाने लगे या नहीं? खुर्राट ने शक्तिपुत्र को समझने का मौका नहीं दिया। जरा दूसरे ढंग से, उफ, लगता है मेरे जोड़ तोड़ खुलकर बिखर जाएंगे। और फिर शक्तिपुत्र की प्रलयंकारी तलवार म्यान से बाहर आई और शक्तिपुत्र क्रोध में आकर, खुर्राट अब तू जान से जाएगा। लेकिन खुर्राट जितना शक्तिशाली था उससे भी ज्यादा फुर्तीला था, और जितना फुर्तीला उससे ज्यादा शक्तिशाली। नतीजा सामने था। तलवार शक्तिपुत्र के हाथ में थी और शिकार सामने, मगर शक्तिपुत्र को वार करने का अवसर ही नहीं था और न ही सामर्थ्य। उसे लगा कि उसके अस्थि पंजर
कड़कड़ाकर बस टूटने ही वाले हैं। कुलकर्णी की सांसें रुकी हुई थी। कांपते हाथों से उसने रिवॉल्वर निकाला और खुर्राट की ओर दागा, मगर खुर्राट की पहाड़ सी पीठ पर गोली बेअसर थी। कुलकर्णी की हिम्मत दिखाने का इतना फायदा तो शक्तिपुत्र को जरूर मिला कि खुर्राट का ध्यान बटा। पकड़ ढीली होती शक्तिपुत्र की जंग प्रसिद्ध प्रलंकारी तलवार खुर्राट का खून चाट गई। अगले ही क्षण शक्तिपुत्र खुर्राट की पकड़ से आजाद था। फिर शक्तिपुत्र ने मौका नहीं चूका और खुर्राट को अपना एक हाथ खोना पड़ा। मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। सच कहो तो मुसीबत तो बढ़ गई थी, क्योंकि खुर्राट की सुरक्षा के लिए आ गया था ड्रंगुला, मोनार्क का दायां हाथ, सम्मोहन विद्या में दक्ष और सम्मोहन के प्रभाव से पूर्ण सुरक्षित डूंगला उर्फ काली मौत। अब सामने शक्तिपुत्र के काली मौत थी। काली मौत को देखते ही सम्मोहित छा गया था शक्तिपुत्र। सम्मोहन बस को प्राप्त हुआ आदेश, खामखा के काम छोड़ो और मौत के आगोश में आ जाओ। ओह, मैं समझ गया, ठीक कहते हो तुम। और उधर आकाश गंगा के केंद्रीय ग्रह प्लोजिस्टीन पर सम्राट Z-100 और X-1000 इसी मसले पर विचार विमर्श कर रहे थे। काली मौत और खुर्राट के कारण मैं पृथ्वी पर देख चुके हैं। खुर्राट को तो शक्तिपुत्र समझ लेगा, पर काली मौत से शक्तिपुत्र पर पार नहीं पा सकता। यह कार्य इलेक्ट्रा ही कर सकता है। सम्राट तुम या शक्तिपुत्र नहीं। शक्तिपुत्र इस समय जैसी विषम परिस्थिति में उसे ध्यान में रखते हुए मैं इलेक्ट्रा के इंतजार में बैठा नहीं रह सकता। X-1000 तुम्हारी बात ठीक है, शक्तिपुत्र को मदद चाहिए, लेकिन तुम इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाओगे सम्राट। मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मरनी ही है तो शक्ति से पहले मैं मरूंगा। प्रिय, सब रोकते ही रह गए और सम्राट मन की गति से उड़ने वाले अपने विमान में रवाना हो गया। केंद्रीय आकाश गंगा का विज्ञान हमसे लाखों प्रकाश वर्ष से आगे का विज्ञान है। मैं जा रहा हूँ। हालत नाजुक देखो तो पूरी सैन्य शक्ति सहित आक्रमण कर देना। ठीक है सम्राट। सम्राट इस समय शक्ति की कोई मदद नहीं कर सकते। उनका जाना आत्महत्या करने के समान है। पलक झपकते ही यान पृथ्वी पर था। मन की गति से उड़ने वाला अंतरिक्ष यान आकाश गंगा के सम्राट Z-100 के निजी वाहन। मगर ऐसे नाजुक समय में इलेक्ट्रा कहाँ था? दूर कहीं हमारे ब्रह्मांड के सप्तऋषि तारामंडल के तीसरे तारे पर। अद्भुत है इस सुंदरी का रूप और शरीर। मैं इसे पाकर रहूँगा। इलेक्ट्रा वहाँ अकेली नहीं थी और वातावरण भी ऐसा सुखद नहीं था। कितना सुखद है यहाँ का वातावरण, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर। यहीं पर घर बनाकर रहने को दिल करता है। तभी अचानक ओह, शक्तिपुत्र के किसी जानलेवा विपत्ति में होने से संकेत मिल रहे हैं। मुझे तुरंत जाना होगा। इधर इलेक्ट्रा ने खुद को पृथ्वी पर ट्रांसमिट करने की तैयारी की और उधर कोई उसे ही झपट लेना चाहता था। ओह, इसकी मानसिक शक्तियां तो मुझे अधिक मालूम होती हैं। मेरी तो शक्ति क्षीण पड़ रही है। अच्छा, मुझ पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहती है। मूर्ख। कौन था वह जिस पर इलेक्ट्रा की मानसिक शक्तियां भी व्यर्थ हो गईं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम नहीं जानते, तुम खुद अपनी मौत को गले लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुझे छोड़ दूं सुनहरी मछली? कितने दिनों के बाद तो तुझ जैसी सुंदरी मिली है मुझे। कैसे छोड़ दूं? यही बात मौत को गले लगाने की तो तू जो चाहे करो। मानसिक शक्तियां मुझ पर बेअसर हैं और शारीरिक शक्तियां तुम में इतनी नहीं है कि
मुझसे बच सकती हो। उधर, हाँ ठीक कहा तुमने, वह कितनी शक्तिशाली है, कितना सुख। मैं आ रही हूँ, मौत की आगोश में चले आओ तुम शक्तिपुत्र। शक्तिपुत्र रुको। कुलकर्णी चीख कर शक्तिपुत्र की तंद्रा तोड़ने और काली मौत को समूह नष्ट करने की आखिरी नाकाम कोशिश की थी, मगर सम्राट Z-100 मौके पर पहुंचा। उफ, मैं आ रहा हूं काली मौत। ठहरो, ठहर जाओ शक्तिपुत्र। अगले ही क्षण शक्तिपुत्र खतरे से बाहर था। क्षमा करना दोस्त, पर और कोई चारा न था मेरे पास। लेकिन सम्राट Z-100 स्वयं बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था और शायद हमेशा के लिए। काली मौत उसे खुद में समेटने लगी थी। सम्राट को विपत्ति में देखकर कुलकर्णी ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन खुर्राट के रहते ऐसा कम से कम कुलकर्णी के लिए तो संभव नहीं था। खुर्राट का एक जोरदार वार कुलकर्णी के चेहरे पर पड़ा और देखते ही देखते काली मौत सम्राट को निगल गई। फ्लोस्टीन गुड की प्रयोगशाला में सारा दृश्य महारानी 50 के सामने था। नहीं, शक्तिपुत्र तब तक संभल चुका था। सम्राट Z-100 को यूं निगले जाते देखकर शक्तिपुत्र क्रोध में पागल हो उठा। सभी जानते हैं कि क्रोधित हो जाने के बाद शक्तिपुत्र एक बात तो मौत की मसीहा यमराज पर भी भारी पड़ता है। काली मौत, अब तेरी मौत निश्चित हो गई है। तुझे मेरे मित्र को ही नहीं निगला, अपनी तबाही के फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। उसका यह रौद्र रूप देखने के बाद खुर्राट की हिम्मत भी उसे रोकने की न हो पाई। शक्तिपुत्र काली मौत को ठिकाने लगाने के लिए लपका, किंतु काली मौत की मानसिक शक्तियों के चक्र से टकराकर वह परास्त हो गया। उफ, इसकी ओर देखना ही गुनाह है, इसकी यह चमकती हुई आंखें। अगले ही क्षण अपनी महातेजस्विनी प्रलंकारी तलवार शक्तिपुत्र ने काली मौत की ओर खींच मारी, मगर क्या फायदा था। काली मौत मानसिक शक्तियों और सम्मोहन कला में दक्ष था। उस पर अस्त्र शस्त्र या शारीरिक प्रहारों का कोई अर्थ नहीं रखता। तलवार काली मौत के रहस्यमय पूर्ण काले अंधेरे में हमेशा के लिए खोकर रह गई। उधर इलेक्ट्रा अपनी पूरी कोशिश में थी। शक्तिपुत्र खतरे में है, मुझे किसी भी प्रकार इस दुष्ट की पकड़ से छूटना ही होगा। और केंद्रीय आकाशगंगा की राजधानी फ्लोस्टीन से ही 5 M40 महारानी Q50 और मागरू X1000 के नेतृत्व में सम्राट Z-100 के विशेष लड़ाकू दस्ते मानव आत्महत्या के लिए ही पृथ्वी की ओर रवाना हो चुके थे। सम्राट की मृत्यु के बाद हमें जीने का हक नहीं है। हम सम्राट के हत्यारों को मार डालेंगे या मर जाएंगे। इधर काली मौत शक्तिपुत्र को निगलने को आगे बढ़ रही थी। ओह, इस मुसीबत से कैसे निपटूं? सम्राट की मौत ने तो मेरे दिमाग को अपाहिज सा कर दिया है कि अचानक एक चमत्कार हुआ। काली मौत चिथड़ों में फट गई और सम्राट Z-100 शक्तिपुत्र की प्रलंकारी तलवार के साथ काली मौत के रहस्यमय पूर्ण काले लवादे में से बाहर प्रकट हुआ। एन उसी तरह जैसे कभी खंभे को फोड़कर बीच में से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ था। शक्तिपुत्र और खुर्राट दोनों ही इस दृश्य को देखकर हैरान थे और कुलकर्णी साहब भी अगर होश में होते तो जरूर हैरान हुए होते। शक्तिपुत्र और खुर्राट के अलावा कोई तीसरा भी इस दृश्य पर सख्त हैरान था और क्रोधित भी, और वह था मोनार्क, दूसरे ब्रह्मांड का अंतिम शिशु सम्राट। अविश्वसनीय, डूंगला को खत्म कर दिया, खुर्राट का हाथ काट डाला। शक्तिपुत्र की यह तलवार कोई मामूली तलवार नहीं हो सकती। उफ,
हे बुराइयों के पवित्र देवता, तेरी यह कैसी लीला है। अब मुझे स्वयं युद्ध में उतरना पड़ेगा। तुम इस ब्रह्मांड का जनजीवन ही मेरे हाथों नष्ट करवाना चाहते हो देवता। इधर खुर्राट ने शक्तिपुत्र और सम्राट जेड हंडे से उलझने की कोशिश की, लेकिन शक्तिपुत्र अकेला भी खुर्राट के लिए काफी था। फिर अब तो सम्राट जेड भी उसके साथ था। ऊपर से सम्राट को पुनर्जीवित पाकर शक्तिपुत्र का उत्साह भी पहले से 10 गुना बढ़ हुआ था। सो खुर्राट को मुंह की खानी ही पड़ी। और इससे पहले कि खुर्राट को सम्राट और शक्तिपुत्र मिलकर निपटा देते, सम्राट की सेनाएं वहां पर पहुंच चुकी थीं। X-1000 के नेतृत्व में आई सम्राट जेड 100 की सेनाओं ने खुर्राट को गिरफ्तार कर लिया। खुर्राट केवल शारीरिक बल का ही स्वामी था। शारीरिक बल को निष्क्रिय करने और उस पर विजय प्राप्त करने वाले बहुत से शक्तिशाली और अत्यंत आधुनिक हथियार सम्राट की सेना के पास थे। तुम हम सब के निशाने पर हो खुर्राट, हिलना मत खुर्राट, फंस गया। सम्राट जीवित है, ईश्वर तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। किसी किस्म की बेवकूफ़ी करने का मतलब साफ साफ मौत होगा। तुम अणुविच्छेद तोप के निशाने पर हो खुर्राट, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अरे वाह, सम्राट जीवित है, कितना सुखद आश्चर्य है। सम्राट को पुनर्जीवित पाकर तो सम्राट के सैनिकों X-1000 और महारानी G50 की खुशी और आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। सम्राट मोनार्क ने अपने बुराइयों के पवित्र देवता का आह्वान किया। हे पवित्र देवता, डूंगला की मौत स्वयं मेरे लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। इससे पहले कि मैं लड़ाई में भाग लूं, मुझे डूंगला की मौत का कारण बताओ। वह तो मानसिक और आत्मिक शक्तियों का स्वामी था, सम्मोहन में दक्ष और सम्मोहन के प्रभाव से बेअसर। हाँ मोनार्क, डूंगला की मृत्यु एक विचित्र संयोग से वह मानसिक ताकतों का विशेषज्ञ था। कोई भी सम्मोहन द्वारा, मानसिक या शारीरिक शक्तियों द्वारा, किसी भी हथियार के ब्रह्म प्रयोग द्वारा नष्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी शत्रु आक्रमण के इरादे से उसकी तरफ आता तो वह अपनी मानसिक ताकतों को एकाग्र करके आक्रमण को निष्क्रिय करता और आक्रमणकारी को मार डालता। परंतु सम्राट जेड 100 को वह जीवित निगल गया था। इससे पूर्व की सम्राट का दम तोड़ पाता शक्तिपुत्र की विशेष धातु से बनी प्रलंकारी तलवार ने डूंगला निगल गया था। सम्राट के हाथ लग गई और सम्राट डूंगला का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। आक्रमण क्योंकि उसके भीतर से हुआ था, अतः डूंगला को आक्रमण का पूर्वाभास नहीं हो पाया और अपनी मानसिक शक्तियों को भीतर की ओर केंद्रित करने का अवसर ही नहीं मिल पाया, वरना वह अजय था मोनार्क। ओह, मैं तो समझा था कि किसी कारण मुझसे रुष्ट हो गई हो, इसलिए मुझसे डूंगला को तुमने छीन लिया। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ मोनार्क। डूंगला की मूर्ति की भांति केवल एक संयोग थी, परंतु अब मुझे तुम्हारा भविष्य भी अंधकार में लग रहा है। शत्रु बहुत बहुत निकट है। शत्रु की फिक्र न करो ए पवित्र देवता, हर बार ऐसा संयोग नहीं हो सकता जो शत्रु के पक्ष में जाए। मैं मोनार्क, ब्रह्मांड का अंतिम शिशु सम्राट, तुम्हारे प्रताप से शत्रुओं को नष्ट कर डालूंगा। देवता, मुझे कूच करने की आज्ञा दो। बुराइयों के देवता ने आज्ञा दी, परंतु इतिहास गवाह है, बुराई आज तक कभी भी भलाई से जीत नहीं पाई है। इसलिए हारना तो मोनार्क को था ही, मगर कैसे? शक्तिपुत्र, छोटे मोटे मेरे सहयोगियों को जीत लेने से तुम विजेता नहीं हो गए। अभी मैं बाकी हूँ। मैं मोनार्क, ब्रह्मांड का अंतिम शिशु सम्राट। मोनार्क की चेतावनी चारों दिशाओं में गूंज उठी। उधर शक्तिपुत्र की सदा भटकती रहने को श्रापग्रस्त प्रेमिका इलेक्ट्रा, आदि मानवी आदि दानवी, या मानसिक शक्तियों के प्रभाव से परे है, पर शायद शारीरिक शक्तियां या हथियार का वार इसे हानि पहुंचा सकता हो।
इलेक्ट्रा के हाथों से उस अपरिचित विचित्र शत्रुओं की अनोखी कटार आ गई। अगले ही क्षण पूरी शक्ति से इलेक्ट्रा ने वह कटार उस अजनबी शत्रु के शरीर में घोंप डाली। आशा के अनुरूप परिणाम सामने आए। मानसिक या शारीरिक कोई न कोई तो कमजोरी हर प्राणी की होती है, और वही अजनबी भी इस सिद्धांत पर प्रतिवाद न था। यही वह समय था जब अंतिम सम्राट शिशु मोनार्क शक्तिपुत्र सम्राट Z100 और उसके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। लो आ गया तुम सबका बाप, यह अकेला ही तुम सबके लिए बहुत है। शक्तिपुत्र तुम्हारा नंबर बाद में, पहले तुम्हारा यह मित्र सम्राट Z100 जिसने मेरे दाएं हाथ डूंगला और काली मौत को नष्ट किया, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक घातक और तेजस्वी किरणों ने समूह सम्राट Z100 की ओर लपका। लेकिन शक्तिपुत्र का मस्तिष्क सक्रिय हो उठा था। नतीजे के तौर पर शक्तिपुत्र की प्रलंकाई तलवार किरण समूह और सम्राट Z100 के बीच में एक अटल दीवार की तरह आ गई थी। मोनार्क के लिए बड़े आश्चर्य का विषय था, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त मानसिक तरंगें एक तलवार पर रोक दी गई थीं। शक्तिपुत्र के लिए यह और भी आश्चर्य का विषय था, क्योंकि उसकी जग प्रसिद्ध प्रलंकाई तलवार की हालत देखने लायक हो गई थी। मोनार्क एक क्रोध और चोट खाए हुए नाग की भांति फुफकारा, शक्तिपुत्र यह तूने अच्छा नहीं किया। मोनार्क की इच्छा का विरोध मृत्यु को समय से पहले गले लगाने का निमंत्रण होता है, समझा? लड़के, आत्मिक शक्तियां तुझे उसी प्रकार मिल गई हैं जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा, जो दूसरों का नहीं खुद बंदर का भी विनाश कर डालता है। इसलिए कहते हैं कि अयोग्य व्यक्तियों को शक्ति, विद्या या सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, वरना पूरे समाज के लिए भय उत्पन्न हो जाता है। तेरे साथ बिल्कुल यही हुआ है लड़के, और जिसने तुझ जैसे मूर्ख और नालायक को ऐसी घातक शक्तियां सौंपी हैं, वह तुझसे भी अधिक मूर्ख है, और यह फिर अत्यंत दुष्ट है, जो केवल मात्र विनाश ही चाहता है, विध्वंस ही चाहता है। बेवकूफ आदमी ज्यादा बकवास करना भी हमेशा खतरनाक होता है। मेरे बुराई के पवित्र देवता का अपमान करके तूने अपने अगली सांस लेने का भी अधिकार खो दिया है। तो यह काम बुराई के देवता का है। मुझे पहले ही संदेह था, यह काम किसी अत्यंत दुष्ट प्राकृतिक के प्राणी का ही हो सकता है। क्रोधित मोनार्क ने अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी मानसिक तरंग अत्यधिक किरणों के समूह के रूप में शक्तिपुत्र की ओर छोड़ी, मगर शक्तिपुत्र तक पहुंचने वाले से पूर्व ही किन्हीं अन्य मानसिक तरंगों से टकराकर एक भयानक विस्फोट के रूप में नष्ट होकर ही रह गई। वह इलेक्ट्रा थी, शक्तिपुत्र की श्रापग्रस्त प्रेमिका। मोनार्क, मेरे जीवन रहते तुम शक्तिपुत्र को की परछाई को भी नहीं छू सकते। इलेक्ट्रा, तुम जो भी कोई हो, अब जीवित नहीं रहोगी। मोनार्क की शक्तियों से अभी तुम परिचित नहीं हो। इलेक्ट्रा। और फिर शुरू हुआ पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मचा देने वाली दो महाशक्तियों का एक दिल दहला देने वाला मानसिक महायुद्ध। परंतु कोई नहीं जानता था इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। मानो पहाड़ों पर बिजलियां टूट पड़ी हों, या समुद्र में तूफान आ गया हो, पृथ्वी पर भूकंप आ गया हो, अथवा अंतरिक्ष में कोई नक्षत्र किसी ग्रह से टकरा गया हो। कुछ क्षण तो सभी सांस रोके वह संग्राम देख रहे थे, फिर मानो वे अपने आप में लौटे और वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझे। मेरा ख्याल है यह समय हमारे मात्र दर्शक बने रहने का नहीं है। इलेक्ट्रा मानसिक शक्तियों की धनी है, परंतु लक्षण बता रहे हैं कि मोनार्क इलेक्ट्रा पर शीघ्र ही हावी हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रा की मदद करनी होगी, परंतु कैसे? एक्स शक्तिपुत्र की करामाती और अजय तलवार तो तबाह हो गई, और कोई ऐसा शस्त्र इसके पास नहीं है जो मोनार्क को जीत ले। मैं करता हूँ, सम्राट की आज्ञा हो तो
अणु विच्छेदन तोप का प्रयोग करके देखा जाए। सम्राट जेड की आज्ञा और X-1000 की सहमति से अणु विच्छेदन तोप दागने की तैयारी की गई, मगर संयोगवश मोनार्क की नजर तोप पर पड़ गई। नतीजे के तौर पर अपनी आत्मिक शक्तियों के प्रहार से उसने अणु विच्छेदन तोप नष्ट कर दी, परंतु इस घटना से मोनार्क की मानसिक एकाग्रता टूट गई। उसकी केंद्रीकरण इलेक्ट्रा से हटकर क्षण भर के लिए अणु विच्छेदन तोप की ओर हो गया, जिससे इलेक्ट्रा को मानसिक रूप से मोनार्क पर हावी होने का अवसर मिला। परिणामत मोनार्क लड़खड़ाया। शक्तिपुत्र की स्थिति भांपते देर न लगी और उसने तुरंत मोनार्क पर आक्रमण कर दिया। वह विकेंद्रित और चोट खाया हुआ है। इसके संभल पाने से पहले मुझे उसके कसबल निकाल देने चाहिए, वरना। और फिर शक्तिपुत्र ने उस छोटी सी आफत पर पिल पड़ा। शक्तिपुत्र की योजना काम कर गई। दूसरा प्रहार हो मोनार्क को निष्क्रिय कर गया, क्योंकि मानसिक रूप से तो मोनार्क इलेक्ट्रा में उलझा हुआ था। शक्ति प्रिय, तुम सदैव अवसर के लिए सजग रहते हो। मैं बस टूटने ही वाली थी, लेकिन तभी मानो एक चमत्कार की तरह से मोनार्क वहां से अपने शरीर सहित किसी अज्ञात ग्रह अथवा किसी अन्य ब्रह्मांड के लिए स्थानांतरित हो गया। शक्तिपुत्र, परिस्थितियां इस समय तुम्हारे पक्ष में है। मेरा दायां हाथ डूंगला, जो पृथ्वी पर काली मौत के नाम से जाना जाता था, खत्म हो गया। मेरा बायां हाथ खुर्राट बंदी बना लिया गया। मैं इस समय अकेला पड़ गया हूँ शक्तिपुत्र। वैसे मैं अकेला भी तुम्हारे और तुम्हारे इस सम्राट मित्र के लिए बहुत था, पर तुम्हारा सौभाग्य है कि मानसिक शक्तियों की स्वामिनी इलेक्ट्रा का भी तुम्हें सहयोग प्राप्त है। अभी मैं जा रहा हूँ तुम्हारी पृथ्वी से, तुम्हारे ब्रह्मांड से जा रहा हूँ, पर याद रखना मैं शक्तियों सचित करके फिर आऊँगा। मैं फिर आऊँगा शक्तिपुत्र, और अगली बार इलेक्ट्रा भी मुझे रोक नहीं पाएगी। जरूर आना भगोड़ा। प्रवृत्ति के शत्रु से मैं कभी भी चिंतित नहीं होता, मोनार्क। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।